1,17,200 और सबका यही है क्या? ये सही आंसर है। किसी का कुछ और आ रहा है क्या? तो एक्सप्लेन करें। सबका यही आ रहा है? हाँ चलो बढ़िया, तो बनने लगा तुम लोगों से ये। ठीक है। कल क्या किया था अपन ने? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कंप्लीट किया था। हेडिंग डालो अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट। देखो अपन ने एक्चुअल रेंट में क्या सीखा था कि एक्चुअल रेंट अपन कैसे निकालते हैं? रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड, है ना। मैंने बताया था तुम लोग को ये बैड डेट की तरह होता है जो कि रिकवर होने वाला नहीं है, तो वो हम क्या कर देते हैं? डिडक्ट कर देते हैं। पर बेटा डिडक्ट हम तभी करते हैं जब 4 कंडीशंस पूरी होती है रूल नंबर 4 की। ठीक है, वो 4 कंडीशंस बस अपन देख लेते हैं। बाकी तो अपन 4 कंडीशंस पूरी हो रही है तो बस क्या करना है? डिडक्ट करना है। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो रूल नंबर 4। लिखो रूल नंबर 4, हेडिंग डाली। लिखो अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट means rent which is not recovered by owner। ब्रैकेट में लिख लो बैड डेट। मैम रेंट विच इज नॉट recovered by owner, ब्रैकेट में लिख लो बैड डेट फ्रॉम टेनेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मींस रेंट विच इज नॉट रिकवर्ड बाय ओनर, ब्रैकेट में बैड डेट फ्रॉम टेनेंट। इट इज डिडक्टेबल ओनली इफ, it is deductible only if 4 conditions of rule number 4, 4 conditions of rule number 4 are satisfied। देखो ये 4 कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है टेनेंसी इज बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब समझते हो? जेन्युइन, है ना। तो जो टेनेंसी है वो क्या होनी चाहिए? जेन्युइन होनी चाहिए कि हमने जेन्युइनली क्या किया था, अपना घर उसको किराए पे दिया था। इसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है, समझना है। टेनेंसी इज बोनाफाइड। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखो क्या लिखी हुई है। डिफॉल्टिंग टेनेंट, जिसने पैसा नहीं दिया, जो बैड डेट करके गया है ना, हैज वेकेटेड। देखो वो हमको पैसे नहीं दे रहा रेंट के, फिर भी वो हमारे घर में रह रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे, तो अनरियलाइज माइनस करने नहीं मिलेगा।
अब वो अगर पैसा नहीं दे रहा रेंट का तो या तो उसको घर से निकाल दो, ठीक है, या अगर वो छोड़ नहीं रहा, गुंडे वुंडे टाइप का पर्सन है, तो कम से कम इतना दिखा पाओ तुम कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की है घर को खाली करवाने के लिए, ठीक है, समझ में आया? तो या तो उसने वेकेट कर दी है प्रॉपर्टी, तुमने निकाल दिया उसको घर से, या फिर तुमने पूरी कोशिश करी उसको घर से निकालने की, ठीक है। देखो, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, है ना, क्लियर है? स्टेप्स हमने लिए फिर भी वो नहीं छोड़ा तो हम क्या करें, है ना, ठीक है, हम सीधे साधे इंसान है, वो गुंडा है, हम नहीं लड़ सकते, ठीक है। सी, defaulting tenant is not in occupation of any other property of the estate, मतलब मेरे दो घर है, मैंने एक घर से उसको निकाला और मैंने अपने दूसरा घर उसको रहने को दे दिया, ठीक है, तो अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरी किसी भी प्रॉपर्टी में वो नहीं रह रहा हो, ठीक है। और डी क्या है? द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट। इसका सिंपल मतलब ये है कि रीजनेबल स्टेप्स मैंने ले लिए हैं अनरियलाइज रेंट की रिकवरी के लिए, फिर भी मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है, तो अनरियलाइज रेंट क्या हो जाएगा? माइनस करने मिल जाएगा, ठीक है। एंड satisfies the assessing officer that legal proceeding would be useless, या तो मैंने लीगल, देखो वो मुझे रेंट नहीं दे रहा तो मेरे को कोई केस करना पड़ेगा ना रिकवर करने के लिए, तो या तो मैंने लीगल प्रोसीडिंग्स चालू कर दिए, ठीक है, कंप्लेन कर दी है उसके खिलाफ, या फिर वो इतना बड़ा इंसान है, गुंडा है कि कोई लीगल प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट करने का कोई मतलब, या वो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है तो भी लीगल प्रोसीडिंग्स करने का मतलब नहीं है, थोड़ी ना वो पैसे दे, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर लो कि भैया इसके अगेंस्ट तो लीगल प्रोसीडिंग्स करने का कोई मतलब है ही नहीं, ये पैसे तो मेरे डूब चुके हैं, समझ में आया? ठीक है, तो ये चार कंडीशन पूरी होंगी तो अंडरलाइज रेंट को माइनस कर सकते हो। तो अभी इसको सिंपल भाषा में लिख लो जो मैं डिक्टेट कर रही हूँ। रूल पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। Don't listen to the voice. क्या जुआ? नहीं, किसी के लिए भी दिया हो, बट टेनेंसी हमने रहने के लिए उसको दिया है किराए पे, ठीक है, हमसे फिर कागज पे नहीं दिखा रहे कि हमने क्या किराए पे दिया। कोई है क्या? Tenant should have vacated such house property. Tenant should have vacated such house property ठीक है, और steps have been taken, or steps have been taken to compel him to vacate the property, compel him to vacate the property. Such tenant, third point, such tenant should not occupy, such tenant should not occupy any other house property, should not occupy any other house property of the same assessee, of same assessee. And fourth point लिख लो, reasonable steps
reasonable steps should be taken, reasonable steps should be taken for recovery of unrealized rent, for recovery of unrealized rent. ठीक है, इतनी तो बातें हो गई है ना। अब एक चीज बस इसमें और है अनरियलाइज रेंट में, वो बता दे रही। अपन ने एक क्वेश्चन किया था अनरियलाइज रेंट माइनस किया था उसमें, है ना। हाँ, तो हमने जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आया 2,10,000, ठीक है, और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट किया हमने, ठीक है। एक्चुअल रेंट है 2.5 लाख, अनरियलाइज रेंट हमने 50,000 माइनस कर दिया, तो ये कितना आया 2 लाख, ठीक है। और हमारा whichever इज हायर हमने देखा, तो 2/10 पे हमने क्या दिया टैक्स। ये लॉ बोलता है ऐसा करने को, ठीक है। पर बेटा एक ऑल्टरनेटिव और है, एक ऑल्टरनेटिव और है। वो ऑल्टरनेटिव किसने क्रिएट किया है, हमारी इनकम टैक्स रिटर्न ने, आईटीआर ने, ठीक है। हमारा लॉ बोल रहा है कि एक्चुअल रेंट से ही माइनस करो उसको, ठीक है, बट हमारा आईटीआर बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे। आईटीआर में जो बना हुआ पूरा फॉर्मेट होता है वो खुद ही ले लेता है फिगर्स, ठीक है। तो उसमें जो होता है ना वो ये होता है कि पहले आपका जीएबी आ जाए, जीएबी में से अनरियलाइज रेंट को क्या किया हुआ है माइनस, आईटीआर में ऐसा किया हुआ है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू की हुई है। क्लियर है। तो ऑल्टरनेटिवली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले जीएबी निकाल ले, इसको हटाकर यहाँ कितना आ जाएगा, है ना, तो यहाँ 2.5 लाख आ जाएगा, और फिर 2.5 लाख में से 50,000 क्या करेंगे माइनस, तो कितने पे टैक्स देंगे 2 लाख पे, 2 लाख पे फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव भी हम कर सकते हैं, है ना। लिख लो उसका नोट, इसे स्टार बना लो, नीचे नोट लिख लो। as per income tax return form, as per income tax return form, ब्रैकेट में लिखो ITR, unrealized rent deducted from, unrealized rent will be deducted from gross annual value, GAV, deducted from gross annual value. So alternatively, we can reduce, unrealized rent from GAV. So alternatively we can reduce unrealized rent from GAV, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, आई थिंक अनिरुद्ध वाला क्वेश्चन किया था, हाँ। इसमें अपन ने यहाँ पे ये देखो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे दिखा रहा है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल लेस अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। उसमें से 1,32,000 में से 11,000 क्या कर दिया था माइनस किया था। फिर हमने एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर ले लिया, ठीक है, और कर दिया। ऑल्टरनेटिवली यहाँ नीचे भी नोट डाला हुआ है उन्होंने कि इनकम टैक्स रिटर्न अनरियलाइज्ड रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी, ठीक है, देन जीएवी वुड बी, अब अगर यहाँ से माइनस नहीं करूं तो एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा 1,32,000 और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 1,20,000, तो whichever is higher 1,32,000 लिया, उसमें से फिर हमने क्या माइनस किया, वही आएगा, ठीक है।
पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उसमें चेंज हो गया था, वो हायर हो गया था ना, ठीक है, क्लियर है। तो ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। एग्जाम में तुम लोग के दोनों चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरलाइन का डिस्कशन इतना ही था। हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंसी। concept of कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंसी। अब समझना, वेकेंसी मतलब कि भाई मैंने रेंट पे चढ़ाई हुई है प्रॉपर्टी, ठीक है, बट साल के कुछ मंथ्स मेरा घर क्या था, वेकेंट था। ऐसा भी होता है कि भाई मैंने एक टेनेंट को रखा हुआ है, वो छोड़ के गया, मैं दूसरा टेनेंट ढूंढ रही हूँ, तो 2-3 महीने बाद मुझे नया टेनेंट मिला, तो तब तक मेरी प्रॉपर्टी क्या रही, खाली रही, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द ईयर मेरी प्रॉपर्टी क्या थी, खाली, मैं उसमें रहने नहीं लग गई, ठीक है। अगर मैं रहने लग जाऊंगी तो वो वैकेंसी वाले कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आएगा, वो ऐसा हो जाएगा कि आधे साल हम रहे, आधे साल हमने लेट आउट किया, वो अलग कॉन्सेप्ट में डील करेंगे, ठीक है। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि कुछ महीने लेट आउट था और कुछ महीने क्या था, वेकेंट था, खाली था, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि मान लो एक घर है ना, जिसका रेंट पर मंथ 50,000 है ना, पर बेटा ये वेकेंट था फॉर 3 मंथ्स, तो इसका जो एक्चुअल रेंट मिला मुझे वो कितने मंथ्स का मिला, 9 महीने का मिला। 50,000 इंटू 9, एक्चुअल रेंट कितना आएगा, 4.5 लाख। कुछ भी अंडरलाइज रेंट नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट क्या है, 4.5 लाख। हमने क्या पढ़ा है, हम जीएवी कैसे निकालते हैं, हम जीएवी निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अब मान लो कि इसका एक्सपेक्टेड रेंट 5 लाख है, ठीक है, और तुम्हारा एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है, 4.5 लाख। तो विच एवर इज हायर, जीएवी कितना हो गया। पर यहाँ पर एसएससी रोने लग जाएगा। क्यों रोने लगेगा, कि उस अगर 12 महीने के लिए लेट आउट होती तो उसको कितना मिलता, 6 लाख, वो 6 लाख पे टैक्स भरता। पर ये जो कम आ रहा है एक्चुअल रेंट, ठीक है, वो क्यों कम आ रहा है, वेकेंसी के कारण, ठीक है। और तुम 5 लाख, उसको मिल बेचारे को 4.5 ही रहे हैं एक्चुअल में, वो चोरी भी नहीं कर रहा, पर तुम उसका 5 लाख पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट तो हमेशा पूरे साल का निकलता है ना, और एक्चुअल रेंट तुमने 9 महीने का लिया है, तो यहाँ पे उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, ठीक है, कि उसके हाथ ही में आए हैं बेटा 4.5 लाख और तुम टैक्स कितने पे लगा रहे हो, 5 पे, ठीक है। तो जब भी वेकेंसी होगी ना बेटा, है ना, तो हम ये देखेंगे ही नहीं, हम ये एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर को नहीं देखेंगे। अगर वैकेंसी है तो इसको हम नहीं देखेंगे, तो फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अगर एक्सपेक्टेड रेंट के एग्जांपल से समझेंगे अपन, इज लेस देन और इक्वल टू, हम लेंगे एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट, मतलब अगर वेकेंसी के टाइम रेंट मिलता तो कितना मिलता, मतलब 3 महीने का रेंट, 3 महीने वेकेंट रही, 3 महीने का रेंट कितना होता, एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट, ठीक है, इज मोर देन और इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो हम एक्चुअल रेंट को ही क्या ले लेंगे बेटा, जीएवी, है ना। और अगर एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट,
ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही क्या ले लेंगे, जीएवी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल तो यहीं पे कैलकुलेट करते हैं, यही वाला। ठीक है, यहां पर मैं ले रही हूँ एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, वैकेंसी रेंट, तीन चीजें लेनी है मुझे। ठीक है, एक्चुअल रेंट कितना है 4,50,000, वैकेंसी रेंट कितना है, 3 महीने वैकेंट थी, रेंट पर मंथ इज 50,000, 1,50,000 है ना। और एक्सपेक्टेड रेंट मैंने कितना बता दिया तुम लोगों को, 5। तो ये 4, 4.5 लाख और 1.5 लाख मिलकर कितने हो गए, 6 लाख, विच इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट। तो जब ये मोर है ना, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, पर वो सिर्फ वैकेंसी के कारण कम है। अगर वैकेंसी नहीं होती तो एक्चुअल रेंट ज्यादा होता, है ना। फिर से बोलूं क्या मैं, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, ठीक है, पर वो सिर्फ किसके कारण कम है, वैकेंसी के कारण कम है। अगर वैकेंसी नहीं होती तो एक्चुअल रेंट ज्यादा होता। तो इस केस में हम इसको ही क्या मान लेंगे, जीएबी। समझ में आया, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, फिर एग्जाम्पल एक 2-3 और देती हूँ, 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं तो जाकर पूरी पिक्चर क्लियर हो। लिखा, हटा दो इसको, क्वेश्चन दिखा दो। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। Ganesh has a property whose municipal value is 2,50,000 per annum. Fair rent 2 lakh per annum है, standard rent 2,10,000 per annum है. The property was let out for a rent of 20,000 per month. The tenant vacated the property on 31/1/2024. मतलब जनवरी के एंड में ना, तो फरवरी और मार्च 2 महीने वेकेंट रहा, ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट भी है 20,000 and all conditions prescribed under rule 4 are satisfied. He paid municipal tax at the rate 8% of municipal valuation, ठीक है। Interest on borrowed capital is 65,000 for the year. हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। खुद से ट्राई करोगे एक बार, चलो करो जल्दी से खुद से ट्राई, फिर अपन देखते हैं। ठीक है, एक्चुअल रेंट तुम्हारा कितना आ गया, 1,80,000। एक्ट में यहाँ लिख देती हूँ 1,80,000, बट हमको whichever is higher नहीं देखना है, हमको कंपेयर करना है। ऐसे कैसे, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, वैकेंसी रेंट। एक्चुअल रेंट 1,80,000, वैकेंसी अगर 2 महीने वेकेंट नहीं होता तो कितने मिल जाते, 40। और एक्सपेक्टेड कितना आया है हमारा, 2,10,000। 2,10,000 कितना है, 80 प्लस ये कितना हो गया, 220, ठीक है। तो ये ज्यादा है ना। तो एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट बट ड्यू टू वैकेंसी, है ना। तो हम इसी को क्या मानेंगे, जीएबी। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। हमारा जीएबी विल बी 1,80,000, ठीक है। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। जीएबी आ गया। अब आगे का किया तुम लोगों ने, म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना है, 20,000।
कितना बचा 1,60,000, उसमें से डिडक्शंस माइनस करो, है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 48, और इंटरेस्ट लेस करो, कितना इंटरेस्ट है, क्या 65 पूरा मिल जाएगा? हाँ, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों लेस कर देंगे, कितना बचेगा? समझे? ठीक है। कृष्णकांत कहाँ गलत हो गया था बेटा? एक्सपेक्टेड रेंट में ही गलत हो गया था, ठीक है। हाँ बेटा, देखना पड़ेगा। मैंने मतलब किया तो वैसे तो मेरा, हाँ, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं कहीं फर्क पड़ जाता है। हाँ, एक्चुअल रेंट ही ले रहे हैं, अगर एक्सपेक्टेड रेंट ले रहे होते जीएबी में तो डिफरेंस आ जाता। तो जीएबी से पहले अनरियलाइज्ड रेट माइनस कर दो, दोनों में से कोई भी ऑल्टरनेटिव फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही फॉलो करो, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंसी हो गया। एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं अपन, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, हेडिंग डालो, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, ये एरिया वाइज अपन देख रहे हैं, ठीक है। मैं इसका मतलब समझा देती हूँ तुम लोगों को। पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी हम कैसे बोल रहे हैं, जैसे मान लो ये घर है ना, और इसके 2 फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। अब मान लो ग्राउंड फ्लोर में मैं खुद रह रही हूँ और ऊपर का फ्लोर मैंने क्या कर दिया, किराए पे दे दिया, ठीक है। तो घर प्रॉपर्टी एक है, बट आधी में मैं रह रही हूँ, आधा मैंने क्या कर दिया, किराए पे दे दिया। तो ये क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और ये क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी, है ना। या फिर जैसे मान लो ये घर है, ये एरिया है, ठीक है, इसके इतने पार्ट में हम खुद रह रहे, और ये वाला हमने क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया, है ना। हाँ, ये सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये क्या कर दिया है, लेट आउट कर दिया, ठीक है। तो एक ही प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए जा रहे हैं, है ना। एक हिस्सा हम खुद यूज कर रहे हैं रेसिडेंस पर्पस के लिए, है ना, और दूसरा हिस्सा हमने क्या किया हुआ है, लेट आउट, ठीक है। पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज समझ में आ गया। एक टाइम वाइज भी आएगा, इसीलिए मैंने एरिया वाइज लिखवा दिया। टाइम वाइज ये आएगा कि भाई आधे साल मान लो लेट आउट था और आधे साल हम खुद रह रहे थे, तो पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, कुछ मंथ्स के लिए लेट आउट और कुछ मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो वैसा है। पर ये अभी ऐसा है, ठीक है, कि एक ही प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए, एक पार्ट में हम रह रहे हैं और दूसरा पार्ट हमने क्या कर दिया, लेट आउट। तो लॉ बोलता है इसको तुम 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज ही मान लो, समझ में आया। इसको तुम 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज मान लो। तुम क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करते हो कैलकुलेशन के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, उसके बाद भी म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ठीक है, और फिर इंटरेस्ट, ठीक है। एक्चुअल रेंट को छोड़कर बाकी सारे कंपोनेंट्स
को एरिया के रेशो में डिवाइड कर दो। समझ में आया? जितना एरिया, पूरे घर का एरिया होगा, ठीक है, उस एरिया का रेशो, कितना एरिया लेट आउट है और कितना एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस एरिया के रेशो में क्या कर दो, इन सारे फैक्टर्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक्चुअल रेंट को डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उतने एरिया का ही है, क्योंकि ये सिर्फ इस एरिया का ही है। एक्चुअल रेंट थोड़ी ना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए मिल रहा होगा, वो तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के लिए ही मिल रहा होगा, तो वो तो सिर्फ लेट आउट वाले पोर्शन का ही है। बाकी जो म्यूनिसिपल वैल्यू निकली वो पूरे घर की निकली, तो उसको एरिया वाइज डिवाइड कर दिया, फेयर रेंट को, स्टैंडर्ड रेंट को। म्यूनिसिपल टैक्स भी हम पूरे घर का एक साथ पे कर रहे हैं, एरिया वाइज डिवाइड कर दिया। इंटरेस्ट भी हम पूरे घर का पे कर रहे हैं, उसको भी हमने डिवाइड कर दिया, है ना? क्लियर है? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन का कैलकुलेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह इंटरेस्ट का बस डिडक्शन लेंगे, बाकी सबको 0 0, और लेट आउट वाले पोर्शन का कैलकुलेशन नॉर्मली वैसे ही करेंगे, हायर लोअर हायर करके। ठीक है, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, है ना? ठीक, ये ड्रॉ करना है तुम लोगों को, करो जल्दी से, फिर लिखवा देती हूँ। बिजनेस वाली होगी तो कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर रेसिडेंस वाली होगी तो बस इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेंगे, कोई भी हो सकती है ना, जैसी होगी वैसा ट्रीटमेंट कर लेंगे। बस इसमें ही अपन ने ये सीखा कि अपन आधे पोर्शन को सेल्फ ऑक्यूपाइड और आधे को नेट आउट की तरह ट्रीट करेंगे। अब वो ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे अपन ने कैलकुलेशन सीखा है। लिखा? एरिया के रेशो में डिवाइड कर देंगे। हाँ, एरिया का रेशो दिया होगा तुमको क्वेश्चन में, ठीक है, कि कितना, जैसे 50-50%, एक फ्लोर दूसरा फ्लोर है तो 50-50% कर लो, ठीक है, या फिर वो स्क्वायर फीट में दिया हो। जो टोटल वैल्यूज है ये सारी वैल्यूज जो है उनको अपन उन रेशियो में डिवाइड कर देंगे, फिर निकाल लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का अलग और लेट आउट प्रॉपर्टी का अलग। ठीक है, लिख लो पहले, लिखो, इफ सम एरिया ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, if some area of house property is let out and remaining area is self-occupied, then ठीक है, ऐसा लिखो, let out
पोर्शन को हम ट्रीट करेंगे एज लेट आउट प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन को ट्रीट करेंगे एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। Because in this case, municipal value, fair rent, in this case, municipal value, fair rent, standard rent, municipal taxes, interest on loan should be divided between SOP and LOP. Between SOP and LOP on area basis. On area basis. ठीक है, नोट लिख लो इसमें। एक्चुअल रेंट विल नेवर बी डिवाइडेड। एक्चुअल रेंट will never be divided. Let out property के लिए because it is for LOP. Because it is for LOP. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन को तुम जब डिवाइड करोगे बेटा, ठीक है, तो जो लेट आउट पोर्शन वाला इंटरेस्ट आएगा बेटा, लेट आउट पोर्शन का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम जितना आपने दे दिया फुल अलाउड होता है। ये पता है तुम लोगों को? ये फुल अलाउड होता है। पर एसओपी का जो पोर्शन का इंटरेस्ट होता है वो कितना अलाउड होता है? जनरली 30,000 तक मैक्स 30,000 और 2 लाख अलाउड होता है, जो भी केस हो उसके हिसाब से। क्लियर है? तो इंटरेस्ट को भी जब एरिया वाइज डिवाइड करोगे तो एसओपी के केस में 30,000 और 2 लाख तक का ही क्या करोगे? अलाउ करोगे। एलओपी वाले पोर्शन का जितना भी इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या ये? हाँ, चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ तुम लोगों को, करके लाना। करना है? कर लो पहले कर लो।
देखो इसको ट्राई करके लाना है ना। प्रेम ओन्स अ हाउस इन मद्रास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2/3 पोर्शन of the house was self occupied, 1/3 portion was let out for residential purpose at a rent of 8,000 per month. तो तुमको रेशियो दिया हुआ है, 2/3 is for SOP and 1/3 is for, तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी एक्चुअल रेंट को छोड़कर बाकी सब वैल्यूज तुम ऐसे ही 2/3 और 1/3 में क्या कर लोगे, डिवाइड। LOP का कैलकुलेशन LOP का जैसे करते हैं वैसे और SOP का वैसे, ठीक है, क्लियर है क्या, है ना। तो इसका ये वाला पार्ट कि अगर प्रेम डिफॉल्ट स्कीम में करता तो वो छोड़ दो, वो अभी अपन ने नहीं देखा है, ठीक है, उसमें वो डिडक्शंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे, है ना, वो देखेंगे बाद में। अभी नॉर्मल स्कीम के अंदर ही कि वो शिफ्ट आउट कर रहा है फ्रॉम 115 BAC वैसे करके लेकर आएंगे, इनकम निकाल के लेकर आएंगे, करते बनेगा। पेपर में जब आएगा तो हम लोग बताएंगे किसको। हाँ हाँ ऐसे ही लिखा होगा जैसे इसमें लिखा है ना, भेज दूं क्या ग्रुप में।